Hello toppers, how's you doing? This is Motivational Dos and welcome back to another video of class 10th ICSE. Yes students, so finally I am very much happy कि हम लोग फिजिक्स में आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 1 में स्टार्ट कर रहा हूं आज। तो ये जो चैप्टर है ये आपके 10th आईसीएसई में दिया हुआ है, सीबीएसई में ये वाला चैप्टर आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीटली आपके आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका जो पहला चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है दिस इज अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने को इंट्रोडक्टरी फॉर्मूला थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। इसमें अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनता है जो आपके एग्जाम में आता ही है, एक न्यूमेरिकल तो इसका फिक्स है, आता ही है। इसके बाद में इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो तीसरा पार्ट जो है इस पहले चैप्टर का वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये जो आपका चैप्टर है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। यस स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था क्या होता है फोर्स। फोर्स आपने एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होता है, अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं और उसको पुल करते हैं तो हम जो लगा रहे हैं, जो हम वर्क मतलब कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फोर्स। कि हम भाई फोर्स लगा रहे हैं, तो बोलते हैं ना, किसी चीज को ढकेल रहे हैं, किसी चीज को मार रहे हैं या कुछ भी कर रहा है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो जो आपको एक काइंड ऑफ एफर्ट लगाना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, हम फोर्स बोलते हैं, है ना। तो अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूं, तो शायद आप लोगों को याद होगा कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, है ना। पहला लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ में एक्चुअल में फोर्स की डेफिनेशन निकल के आई थी, और तीसरा लॉ था एक्शन रिएक्शन लॉ, या एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में बताया था। याद होगा आप लोगों को, सेकेंड जो लॉ था वो एक्चुअल में फोर्स की डेफिनेशन बताता है। तो मैं सबसे पहले सेकेंड लॉ के बारे में ही, या डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फोर्स की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले एक बार मैं रीड करता हूं क्या है। फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब कि जो फोर्स होता है, अभी देखना ही मैं बहुत कुछ इस तरीके से लिखूंगा, आप लोगों को नई नई चीज मिलेगी, तो लेकिन फिर भी सीखने में बड़ा मजा आएगा। तो ये जो होता है इसको ऐसे लिखते हैं dp/dt। यस स्टूडेंट्स, आप लोग अभी 10th में हो, जब आप अगली साल 11th में जाओगे तो ये टर्म्स आपको समझने शुरू हो जाएंगे। चलो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फोर्स क्या होता है यार, आप लोगों को शायद पता होगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप लोगों को पता है फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटीज। तो फोर्स क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड भी होता है फोर्स में और डायरेक्शन भी बताता है, इसीलिए फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो जो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, उनके लिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके ऊपर में क्या लगाते हैं, हम वेक्टर लगाते हैं। इसको एरो के फॉर्म में रहता है, इसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है dp/dt। यहाँ पे p क्या है समझना भाई, ये बात है अच्छे से। p है लीनियर मोमेंटम। क्या होता है ये p, लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d/dt क्या है, आपका रेट है। d एक डिफरेंशियल एलिमेंट होता है। आप लोग जब 11th में जाओगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स, ये 3 टॉपिक आप लोग पढ़ोगे, शुरू में ही पढ़ोगे, स्टार्टिंग में ही। तो ये वो चीज है, इसको बोलते कैसे सुनना, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि फोर्स क्या होता है, dp/dt, या एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं तो आप उसको सिंपल में p/t भी लिख सकते हो। अगर मैं आपकी क्लास के हिसाब से बात करूं तो मैं सिंपल ये बोलूंगा, F इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ऐसे बोलूंगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, डेल पी मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा सा जब ये एडवांस हो जाता है तो हम इसको लिखते हैं dp/dt। ये याद रखना, p भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसके ऊपर भी एरो आता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी समझ गए क्या होती है। चलो थोड़ा सा देखना, अभी इसका फॉर्मूला बन के आएगा, देखना बहुत ही प्यारा। d/dt, P लीनियर मोमेंटम है। किसी को अगर फॉर्मूला याद होगा P, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी।
वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो गया, मास स्केलर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो नहीं आएगा, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एक एरो आएगा। तो मैं p की जगह में लिख दूंगा m v और v के ऊपर एरो लगा दूंगा। फिर क्या होता है समझना, अब यहां पे ये बोल रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिफरेंशिएशन जब आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि अगर कोई डिफरेंशिएशन के अंदर में अगर कोई यहां पे कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो इसीलिए मैं मास को बाहर ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा सिर्फ आपका वेलोसिटी, क्योंकि यार वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना, लेकिन मास कभी भी चेंज, किसी भी बॉडी का मास चेंज नहीं होता है, इसीलिए मास कांस्टेंट बाहर आ गया, ये बचा आपका dv/dt। और अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv/dt आपका बनता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो दे देंगे, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है, फोर्स बन जाता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यही इसी को ही बोलते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में एक्चुअल में आपका फोर्स का फॉर्मूला बन के आया था। तो फोर्स की टेक्निकल डेफिनेशन या फिजिक्स के हिसाब से जो डेफिनेशन होती है वो होती है फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि हम कोई भी एक, और वैसे देसी भाषा में बात करें तो जो हम एफर्ट लगाते हैं किसी भी चीज को ढकेलने में या खींचने में, उसको होते इट इज अ काइंड ऑफ ए पुश और ए पुल। इस तरीके से हम एक नॉर्मल भाषा में हम फोर्स की डेफिनेशन बताते हैं। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? फोर्स का आप लोगों को थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में समझ में आया होगा। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या ये बात क्लियर है? चलो थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फोर्स अभी जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है फोर्स? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब जब भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसकी ऐसा यूनिट बात करेंगे, तो ऐसा यूनिट आप लोगों को पता होगा, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। शॉर्ट में इसको हम कैपिटल N यहाँ पे लिखते हैं। आई बात समझ में? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, एक चीज और याद रखना, एक फोर्स की जैसे ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, वैसे ही फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है? डायन होती है, DYNE। और 1 न्यूटन कितना होता है आप लोगों को पता होगा, इसका CGS यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं। CGS यूनिट होती है इसकी डायन, है ना। और एक रिलेशन होता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन। याद है आप लोगों को, है ना? नहीं है तो याद कर लो। ठीक है, एक और यूनिट बहुत यूज होती है जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी, जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो अभी देख लो, समझ लो। ये एक तीसरी होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। यस, कौन सी यूनिट होती है? ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है वो होती है KGF। किस में लिखते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट को? KGF में लिखते हैं, KGF। इसको बोलते हैं किलोग्राम फोर्स। क्या बोलते हैं? किलोग्राम फोर्स। इसका भी एक रिलेशन होता है, 1 KGF जो होता है ये होता है G न्यूटन के इक्वल, और G की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। G क्या यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से इसका मतलब ये रिलेशन आ गया 9.8 न्यूटन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में आपको जो यूनिट जनरली दिया होगा वो KGF दिया होगा, तो या तो आप उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या न्यूटन को KGF में करना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट वाली रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग समझना। क्या ये बात क्लियर है भाई? ठीक है, अच्छे से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा डिस्कशन। तो फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या ये बात क्लियर है? तो इतना इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर के लिए बहुत है। अब हमको हमारे मेन टॉपिक में आना है जो आपको 10th में पढ़ना है, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, पहला सेक्शन में, और दूसरा क्या है आपका? इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आप लोग भाई डाल लो हेडिंग यहाँ पे, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये हो गया आपका पहला टॉपिक, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क। तो एक नंबर मत डालो, ये आज हमारा रहेगा आज का डिस्कशन। इसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे वो देखो। तो यार मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ मोशन, तो सबसे पहला जो आप टॉपिक डालोगे वो हो गया टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, ये देखो यार, टाइप्स ऑफ मोशन।
तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक। तो जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो मूव करने लग जाती है, यानी कि वो मोशन में आ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये बोलता है कि अगर जो मोशन होते हैं वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे? दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लीनियर और आपका क्या होता है, पहला वाला क्या होता है, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। पहले वाले को क्या बोलेंगे हम? लीनियर और ट्रांसलेशनल, यस, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा जो होता है ये होता है रोटेशनल मोशन। क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। अब दोनों के बारे में समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो यार, ये सपोज करो एक सरफेस है। सबसे पहला देखो, डेफिनेशन आप लोगों को प्रॉपर नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोट्स एक नंबर नोट्स बने हुए, उनको अच्छे से लिख लेना, सारी चीज मिल जाएंगी नोट्स में, ठीक है। मैं अभी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझाता हूं। देखो, मोशन पहला है आपका लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब लीनियर ट्रांसलेशनल का मतलब है कि जब इसमें मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मूव करेगा। जैसे कि अगर मैं इसमें फोर्स लगाता हूं तो ये सीधा 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 जाएगा। तो इस टाइप के जो मोशन हो रहा है, इस मोशन को हम बोलते हैं लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूं। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए स्टेशनरी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है जिसका शेप चेंज नहीं करता, उन बॉडीज को क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। तो क्या बोलते हैं? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए स्टेशनरी रिजिड बॉडी विच इज फ्री टू मूव, ठीक है, विच इज फ्री टू मूव, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ ही ट्रेवल करना शुरू कर जाएगा। दिस मोशन इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल और लीनियर। लीनियर का मतलब होता है इसने स्ट्रेट पाथ, एक लाइन, ठीक है। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन। क्या ये बात क्लियर है? जैसे कि मान लो ये सरफेस है, ये बॉक्स है, तो इसमें मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं तो ये बॉडी इधर मूव करना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं कि सर व्हाट इज रोटेशनल मोशन। तो चलो रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। रोटेशनल का मतलब है, सपोज करो ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ये मैंने एक यहाँ पे बॉडी रखा। सपोज करो इस बॉडी का मैं एक पॉइंट को फिक्स कर देता हूँ। ये वाला बॉडी है, सपोज करो मैं इसको एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया, मैं ये पॉइंट पे मैंने इसको पकड़ लिया, हिंज कर दिया। अब बताओ, जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये पूरा ऐसे मूव करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे फिक्स हो गया है। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो आप देखोगे कि ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा। यानी कि इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। इसका मतलब रोटेशनल मोशन कब हो सकता है? जब उसका कोई भी एक पॉइंट क्या हो, फिक्स हो यानी कि पिवट हो। अगर एक पॉइंट पिवट होगा तो वो जो मोशन करेगा उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ता हूं। इफ द बॉडी इज पिवटेड एट ए पॉइंट एंड इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट ए सिटुएबल पॉइंट, कहीं पे एक सिटुएबल पॉइंट पे, इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू। सपोज करो ये पॉइंट मैंने फिक्स किया था, ये देखो ये पॉइंट मैंने फिक्स किया था, इस पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, इसको फोर्स लगाया, रोटेट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पिवट पॉइंट। और ये जो एक्सिस हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर, जो इस पॉइंट के अंदर से ऐसे जा रही है, इस एक्सिस को बोलेंगे पिवट एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? पिवट एक्सिस। तो दिस इज टर्निंग इफेक्ट, दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द, ये इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। क्या ये बात कर, यानी कि जहां पे बॉडी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। एक एग्जांपल और है, जैसे कि अगर मान लो कोई बॉडी है, उसको थोड़ा सा इंक्लाइन में रख दोगे तो वो गोल गोल घूम करके जाता है। तो इस टाइप के मोशन को भी हम क्या बोलते हैं? जहां पे बॉडी रोटेट कर रहा है, इस टाइप के मोशन को भी हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो क्या आप लोगों को दोनों मोशन के बारे में पता चल गया? लीनियर और ट्रांसलेशनल, और दूसरा क्या है? रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो चलो अब हम अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि अब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो देखो, मूवमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम होता है टॉर्क। क्या होता है? दोनों एक ही चीज है, साइनोनियम है। मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। अब देखो,
सपोज करो ये एक बॉडी है, कोई भी इररेगुलर शेप की मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक बॉडी ले लिया, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पे ये बॉडी क्या है, पिवेटेड है। पिवेटेड मतलब कि ये फिक्स है। सपोज करो ये बॉडी है तो ये इस पॉइंट पे पिवेटेड है। अब सपोज करो ये एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे मैं एक परपेंडिकुलर में मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। अब बताओ जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये बॉडी ऐसे घूमेगी, ये बॉडी ऐसे घूमेगी, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है, ये आपकी हो गई एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घूमेगी। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे रोटेशनल मोशन होगा, यानी कि टर्निंग इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि अब बात करते हैं कि सर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये क्या बताना चाहता है। देखो यार, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ना, ये टर्निंग इफेक्ट बताता है। यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उससे ये बात का पता चलेगा कि वो जो बॉडी है वो कितना ज्यादा टर्न कर सकती है, यानी कि उसकी टर्निंग कैपेसिटी कितनी है। इसका मतलब कि अभी यहां पे मैं एक डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, व्हेन ए फोर्स F is applied on a body pivoted at O, it rotates the body। क्या करेगी, it rotates the body। तो यहां पे हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, सबसे पहला टॉपिक यहां पे आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग। अभी टॉर्क की डेफिनेशन सब आएगा, ठीक है, क्या होता है सब देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग ऑफ बॉडी, यस, टर्निंग ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे जो आपके दो फैक्टर होते हैं जो टर्निंग ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी कितना टर्न कर सकती है, उसमें दो फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर जो है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है, इस एग्जांपल को आप अपने गेट, क्या जो आप अपने गेट की तरह कंसिडर कर सकते हो। आपको पता है आपका जो गेट होता है वो एक साइड से हिंज्ड होता है, पिवेटेड होता है, और एक जहां पे आप हैंडल होता है वहां से आप फोर्स लगाते हो। तो जब आप फोर्स लगाते हो तो आप देखते हो कि आपका जो गेट है, अगर ये मान लो गेट है, ये इस तरीके में आपका खुल बंद होता है और ये हिंज्ड पॉइंट होता है, ठीक है। तो बताओ पहला फैक्टर होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इसका मतलब कि जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, बताओ। बहुत ही लॉजिकल सी बात है, आप गेट को जितना ज्यादा जोर से पुश करोगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, टर्निंग उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि टॉर्क की वैल्यू उतनी ही आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर क्या होता है, दूसरा फैक्टर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप समझना भाई बच्चों क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये टर्निंग पॉइंट है और ये आपका जिस लाइन पे ये फोर्स लग रहा है, ये वाली लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ फोर्स। तो ये जो मैं फोर्स लगा रहा था इसमें, सपोज करो ये है, ये फोर्स लगा रहा था, ये लाइन ऑफ फोर्स का पिवट पॉइंट से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा टर्निंग उतनी ज्यादा होगी। इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सपोज करो ये आपका स्टिक है, यहां से पिवटेड है, अगर मैं इस पॉइंट से लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको टर्न करने के लिए। लेकिन यही अगर मैं इससे सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस से लगाऊंगा तो आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, आपको फोर्स कम लगाओगे फिर भी वो टर्न हो जाएगा। इसका मतलब कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा पिवट पॉइंट से लेके आपका जहां पे लाइन ऑफ फोर्स लग रहा है, आपका जो है आपके जो टर्निंग इफेक्ट है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि टॉर्क की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। आप लोग गेट के साथ कर सकते हो। गेट का एक तो हैंडल से पुश करो और एक गेट जहां से फिक्स्ड है उसके जस्ट बाजू से करो। लेकिन आप बाजू से करोगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और टर्निंग भी बहुत कम होगी, जबकि एकदम हैंडल साइड से उसको करोगे तो आपको ज्यादा टर्निंग मिलेगा और कम फोर्स में भी आप बहुत इजीली उसको टर्न कर पाओगे। क्या ये बात क्लियर है? तो इसी कंसेप्ट से टॉर्क का पता चलता है। तो मैंने क्या बताया, टॉर्क क्या बताता है? टॉर्क आपका बताता है रोटेटिंग, यानी कि कितना टर्न होगा। टर्निंग इफेक्ट को कौन बताता है? टॉर्क बताता है। और जो टर्निंग इफेक्ट है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो टॉर्क भी कितने फैक्टर पे डिपेंड करेगा? दो फैक्टर पे। तो एक होता है यहाँ पे फोर्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाला सेकेंड। तो देखो पहले वाले पॉइंट में आपका फोर्स आ गया, सेकेंड यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स टू द पिवट पॉइंट या पिवट एक्सिस। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर से आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे, आपका टर्निंग इफेक्ट या जो टॉर्क है
वो आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? टॉर्क के बारे में पता चल गया। तो टॉर्क क्या होता है आपके 10th लेवल पे बता रहा हूँ, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है, वेक्टर भी यहाँ पे इंक्लूड होता है, लेकिन मैं 10th लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो 10th लेवल के हिसाब से बोलता है कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवट पॉइंट ओ। क्या ये बात क्लियर? यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या ये क्लियर है भाई? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ गए? ठीक है। तो चलो अब हम टॉर्क के बारे में कुछ यहाँ पे बातें कर लेते हैं। पहली चीज ये इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एसआई यूनिट निकाल सकते हो यार, फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर। अब आप चाहो तो सीजीएस यूनिट भी निकाल सकते हो। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सीजीएस, न्यूटन की हो जाएगी डायन, मीटर की हो जाएगी सेंटीमीटर। भाई सीजीएस में क्या लेते हैं, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है डायन, और लेंथ का क्या होता है सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे एक रिलेशन भी मिल जाएगा। तो बताओ 1 न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट में, 1 न्यूटन कितना होता है 10 की पावर 5 डायन, है ना। तो 10 की पावर 5 डायन लिख दूं मैं यहाँ पे, और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना होगा 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 7 डायन सेंटीमीटर। यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क और सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क के बीच क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 7 डायन सेंटीमीटर। क्या इतना क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनका कंसेप्ट आपका काम में आएगा, ठीक है। अभी चलो थोड़ा सा डिस्कशन और आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट, तो ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या हो जाएगा, फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है केजीएफ। अभी अभी लिखवाया था, याद होगा इसके पीछे में। तो न्यूटन यानी कि ये फोर्स है, तो फोर्स की क्या हो जाएगी केजीएफ। और डिस्टेंस हम क्या लेंगे, डिस्टेंस को हम मीटर में ही लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा मीटर में ही होगा। तो चलो यहाँ पे रिलेशन बताते हैं केजीएफ और ऐसा यूनिट में। तो 1 केजीएफ मीटर क्या हो जाएगा, तो केजीएफ को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बताया था, 1 केजीएफ इक्वल्स टू जी न्यूटन, यानी कि 9.8 न्यूटन। तो 9.8 न्यूटन और मीटर तो भाई मीटर ही रहेगा। तो ये हो गया 1 केजीएफ मीटर इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन मीटर। क्या ये बात क्लियर है? तो यार ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहला इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, सीजीएस यूनिट डायन सेंटीमीटर, ये रिलेशन हो गया ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में। फिर ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है केजीएफ मीटर, और ये रिलेशन हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट और ऐसा यूनिट के बीच में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब वेरी इंपॉर्टेंट, दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात, टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये सब चीज़ें आप लोग बहुत डिटेल में 11th क्लास में पढ़ोगे। बहुत अच्छी बात है यार कि आईसीएसई में ये चीज़ को सिलेबस को इंक्लूड किया है, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा बेस बन जाएगा 11th क्लास के लिए, आपने हायर स्टडीज़ के लिए। तो देखो सबसे पहली बात कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स या जो टॉर्क होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं उसके बारे में चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन का बताता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चलेगा। तो देखो सपोज करो ये एक बॉडी है पिवटेड, अगर ये क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, क्लॉकवाइज बोलते हैं ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं, यानी कि अगर कोई भी बॉडी पे फोर्स ऐसे लग रहा है मान लो, तो यानी कि किस टाइप का मोशन होगा क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लेते हैं नेगेटिव। याद करने का तरीका बताता हूं, देखो इसको आप अपने हाथ से याद कर सकते हो। देखो आप राइट हैंड लेना, ठीक है, राइट हैंड लेके देख लो यार, खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। राइट हैंड लो, उंगलियों को इस डायरेक्शन में कर्ल करो, इस डायरेक्शन में कर्ल करो। आपका थंब क्या जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर की तरफ हमेशा क्या होता है, अंधेरा होता है भाई, यानी कि नेगेटिव होता है। क्या होता है नेगेटिव, यानी कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, आपका टॉर्क को क्या लोगे आप लोग, नेगेटिव लोगे। अब सपोज करो ये मैं एक और दूसरा स्टिक है, इसमें मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं। अब फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो ऐसे घूमेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्या घूमता है एंटी क्लॉकवाइज,
तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मान लो इसमें इसका मोशन जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो आप डायरेक्शन क्या लोगे, टॉर्क की डायरेक्शन आप क्या लोगे, या मोमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या लोगे, पॉजिटिव। इसको याद करने का तरीका देखो, अब ये ऐसे नहीं घूम रहा है, अब ये ऐसे घूम रहा है ना, तो जब ऐसे घुमाओगे, इसको ऐसे घुमाओगे तो आपका थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ उजाला यानी कि पॉजिटिव होता है। तो दैट मीन्स आप बाहर की तरफ पॉजिटिव हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, और इसमें आप लोगों को भूलने वाला कोई लफड़ा नहीं है। तो डायरेक्शन याद रखना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो आपका काम आएगा। इसके न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर में करने हैं, जो एक न्यूमेरिकल पक्का 101% आता ही है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने क्या बताया कि भाई अगर किसी भी बॉडी को पिवटेड करोगे और उसमें अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब जब रोटेट करेगा तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो चलो बात करते हैं कि यहाँ पे किस टाइप की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन अगर आपको चेंज करनी है तो क्या ऑप्शन होता है, देखो यार समझना, ये सब नोट्स में दे रखा हूँ, हाउ टू चेंज डायरेक्शन। एक छोटा सा टॉपिक है, आप लोग अपने से पढ़ के भी कर सकते हो, बट मैं करवा दे रहा हूँ। हाउ टू लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट और है, हाउ टू चेंज डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहला तो जो तरीका है वो है बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखना, ये सपोज करो कोई डिस्क है, इसमें मैं फोर्स लगाता हूँ, इसमें सपोज करो मैं फोर्स इधर लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे लगाता हूँ। इस पॉइंट पे जब मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये क्या होगा, क्या ये इस तरीके से रोटेट करेगा, मतलब ये क्या ये ऐसे घूमेगा। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, ये डायरेक्शन क्या होती है भाई, ये आपके क्लॉक के जस्ट ऑपोजिट, यानी कि इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब सपोज करो मैं इसी को यहाँ से हटा के इस पॉइंट पे लगाता हूँ, फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, फोर्स उसी डायरेक्शन में। तो अब बताओ फोर्स जब इधर लगेगा तो क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्या ये ऐसे घूमने लग जाएगा, तो ये ऐसे घूमने लग जाएगा, मतलब कि ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी तुम्हारी, क्लॉक हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो देखा तुमने, मतलब विदाउट वेस्टिंग, मतलब कि सॉरी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आप अलग अलग पॉइंट पे लगाओगे, इधर लगाओगे तो ऐसे घूम रहा था, इधर लगा दिया तो ऐसे घूमने लग गया। ठीक है। दूसरा एक तरीका और होता है डायरेक्शन चेंज करने का किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का। एक सपोज करो फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो ये ऐसे घूमेगा। अब सपोज करो मैं इसको इधर से इधर लगाने लग जाऊंगा, जस्ट डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कैसे घूमने लग जाएगा, ऐसे घूमने लग जाएगा। तो दूसरा तरीका है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या है बात क्लियर? तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कैसा क्या है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेशन। जैसे कि एक हो गया आपका डोर का। डोर में आपको पता है कि थोड़ा सा, चलो मैं डिस्कस करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो जल्दी से इधर छोटे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, एक दो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो डोर है वो कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ से ये हिंज्ड होता है ना, फिक्स होता है, और यहाँ पे गेट होता है ना। तो आप क्या करते हो, इस गेट को आप इधर से ऐसे करते हो, है ना। तो आप लोगों को पता है जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे पिवट पॉइंट से या पिवट एक्सिस से, आपको उतना ही आसानी से आप उसको रोटेट कर पाओगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो एक तो आपका डोर वाला एग्जाम्पल हो गया। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है स्पैनर का, आप जो पाना बोलते हैं जिसको हिंदी में, जैसे जो नट होता है, इस नट को हम लोग इस तरीके से, ये आपका पाना होता है ना, याद होगा आप लोगों को, देखा होगा आपने। तो ये जितना ज़्यादा बड़ा हैंडल और जितना दूर से, जनरली इसका जो हैंडल होता है बड़ा होता है, तो जितना ज़्यादा दूर से आप करोगे आपका डिस्टेंस बढ़ गया पिवट पॉइंट से, तो ये इजीली रोटेट हो जाएगा और आप इसको नट को आसानी से खोल या बंद कर सकते हो। ठीक है। स्टीयरिंग हो गया, स्टीयरिंग में भी बड़े बड़े, आप लोग जैसे छोटी गाड़ी है तो उसमें छोटा स्टीयरिंग होता है क्योंकि उसमें डिस्टेंस कम भी हो, तब भी अब तो पावर स्टीयरिंग आने लग गए। लेकिन जो बड़ी ट्रक होती है उसमें स्टीयरिंग नहीं होता, इसलिए उनका क्या होता है, उनका जो हैंडल होता है वो क्या रखा जाता है भाई, बड़ा रखा जाता है। बड़ा इसलिए रखा जाता है ताकि ये पिवट पॉइंट होता है क्योंकि इसी के अबाउट रोटेट करता है, तो ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो जो आपका स्टीयरिंग है वो इजीली उतना ही घूम पाएगा। इसीलिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनका जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो बड़ा होता है ताकि वो इजीली क्या कर सके, रोटेट कर सके, क्योंकि उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं रहता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गए आपके सिंपल से, यस, आपके ये आज का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है ट्रांसलेशनल रोटेशन
मोटिवेशनल ये सब क्या होता है, एक क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। आपके एक्सरसाइज में दे रखा है और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मैं करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम में आते हैं वो वाले क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो एकदम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, एकदम बेसिक से। क्या बोल रहा है देखो, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट ए फिक्स पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। देखो यार, क्वेश्चन में आप लोगों को यूनिट से आपको समझना है कि वो आपका क्या दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन यानी कि फोर्स दे रखा है। क्या दे रखा है? फोर्स। कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस O इज 5 न्यूटन मीटर। तो 5 न्यूटन मीटर क्या दिया होगा? न्यूटन मीटर किसका होता है भाई? टॉर्क का होता है। तो टॉर्क लिख देता हूं, टॉर्क लिख लो या मोमेंट ऑफ फोर्स लिख लो, एक ही चीज है। अब ये क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द फोर्स। तो यार डिस्टेंस बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो टॉर्क दे दिया है 5, फोर्स दे दिया है 10 और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा यार? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5/10। तो ये हो गया हाफ, यानी कि 0.5 मीटर। यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। इसके मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज है इसकी आपको स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा। आप लोग उसको मतलब स्क्रीनशॉट बोलता है यार, मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके क्वेश्चन बनाने शुरू कर देना। जैसे जैसे हम कंसेप्ट बिल्ड करते जाएंगे, 2 क्लास और लगेगी पहले पार्ट को करने में, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही यार, आज हम लोग पढ़ लिए। अब कल हम लोग थोड़ा कपल के बारे में स्टडी करेंगे और फिर इसका इक्विलिब्रियम सेकंड पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सेकंड पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड है, तो क्योंकि इसमें सारे न्यूमेरिकल बनेंगे और बहुत ईजी तरीके होते हैं न्यूमेरिकल बनाने के, बहुत आसानी से सीख लेंगे, कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सो आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड कि ये चैप्टर आप लोगों का शुरू हुआ है और ये चैप्टर अपन पूरा खत्म करेंगे, है ना, अच्छे से समझते हुए करेंगे, है ना। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है भाई लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। बाकी नहीं भी करो तब भी चले, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अपने को तो कोर्स खत्म करना है ना, करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना यार, टॉपर वो नहीं होता जो टॉप करता है यार, टॉपर वो होता है जो नॉन स्टॉप मेहनत करके इम्प्रूव करता है। तो यार आज ही मेहनत करना शुरू करो, आज से ही मेहनत करना शुरू करो। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट मिलने लग जाएगा। इंप्रूवमेंट मिलेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फाड़ दोगे यार, ठीक है, कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, एक चीज़ तो बताना ही भूल गया यार, जो छोटी सी चीज़ लो यार, उसको तो बता ही दूँ। तो देखो यार, यहाँ पे आप लोगों को जो है, यस एक चीज़ भूल गया मेरे को, अब ध्यान है, टॉर्क का आप लोग यहाँ पे यूनिट देखे होंगे न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है सेम यूनिट वर्क का भी होता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी यूनिट भी न्यूटन मीटर हो सकती है, लेकिन हम वर्क की यूनिट को क्या लेके चलते हैं? जूल लेके चलते हैं। तो यहां सवाल उठता है कि क्या टॉर्क की यूनिट भी जूल हो सकती है? तो भाई इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि याद रखना, वर्क स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए टॉर्क की यूनिट को हम जूल नहीं लिख सकते, लेकिन इसकी यूनिट न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। जबकि वर्क की भी न्यूटन मीटर होती है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली जूल कहा जाता है। तो हमेशा याद रखना, टॉर्क की यूनिट जूल नहीं लिखोगे, क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या बात क्लियर है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।